नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त विकास टेकरे। कक्षा 7वीं एनसीईआरटी अध्याय 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन के साथ हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन काल में किस प्रकार बड़े बड़े नगरों का उदय हुआ, व्यापारियों और उनके प्रमुख व्यापारिक केंद्र और प्रमुख व्यापारिक वस्तुओं के बारे में, साथ ही शिल्प जन और प्रमुख कलात्मक वस्तुओं के बारे में इस अध्याय में हम जानेंगे। दोस्तों, सामान्य रूप से मैं आपको केवल पढ़कर सुनाऊंगा और आपको ध्यान से सुनना है। साथ ही आपको नोट्स बनाने हैं, चाहे आप किसी ऐप से या बुक से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। साथ ही आप हमारे चैनल में जाकर एनसीईआरटी टेस्ट प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी के इस अध्याय का टेस्ट भी दे सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्रशासनिक केंद्र के विषय में देखते हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत के प्रमुख केंद्रों में से एक था तंजावुर। यह सुंदर नगर कावेरी नदी के किनारे चोल राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। इस नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन थे। इसी नगर में राजा राजराज द्वारा राजराजेश्वर का मंदिर निर्मित किया गया था। मंदिर और नगर तीर्थ। अब हम देखते हैं कि मंदिर और तीर्थ केंद्रों ने किस तरह से महानगरों को जन्म दिया। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों तथा पुरोहितों पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर में दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी जन, व्यापारी आदि तथा उनके दर्शनार्थियों तथा तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिरों के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश के भिल्ल स्वामिनी अर्थात भीलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति जैसे नगर हमें देखने को मिलते हैं। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासनकाल में वह सूबा मुख्यालय बना। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथ मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि छोटे नगरों का भी इस समय उदय हो रहा था। इनके विषय में जानते हैं। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े नगरों, बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक ही मंडपिक यानी कि बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा होती थी, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उनमें ऐसी गलियां थी जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए लाते थे।
आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी-कभी मंदिरों को प्रदान कर और कभी-कभी इन करों के संग्रह का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनी व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में भी किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं मूर्ति निर्माण की लुप्त मोम तकनीक। लुप्त मोम तकनीक क्या होती है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रागे यानी कि टिन के मेल से बनती है। घंटा धातु में रागे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है या घंटे जैसे ध्वनि उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांच से मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। एक प्रतिमा बनाई जाती थी, इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो मोम उसमें गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली साँचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। इसके साथ ही हम देखते हैं इस समय बड़े और छोटे व्यापारियों का भी उदय हो चुका था। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूँकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ यानी गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीपीय भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार किया करते थे। इनके अलावा चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारी में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ प्राप्त होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सोंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत ही लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था और इन्हीं चीज़ों ने यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाने का काम किया। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र ही अगले अध्यायों में पढ़ेंगे, लेकिन इस अध्याय में हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार भारतीय उत्पादों ने यूरोपियों में धूम मचाई थी। साथ ही हम नगरों में शिल्पकला के विकास के विषय में जानते हैं। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या कैक्कोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। अब हम देखते हैं कि शहरों में किस प्रकार बदलाव आए। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद गुजरात जैसे कुछ
नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों की प्रतियोगिता में टिक न सके। इसके साथ हम देखते हैं प्रमुख नगर हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं हम्पी के बारे में। हम्पी का इतिहास क्या है? हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों को निर्माण में कहीं भी गारे, चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुम्बद थे। वहाँ स्तंभ वाले कई विशाल कक्ष थे, जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जिनमें कमल और टोंडों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं 16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागर, चेटियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंट का जमघट लगा रहता था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियों, विरूपाक्ष शिव के मंदिर में अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण भारत में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंत्र को खोज निकाला है, जहां राजा अपने अतिथि उस महानवमी मंच को खोज निकाला है जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने यानी उपहार लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम का भी देखा करता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। हम्पी को इन शासकों ने पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। हम्पी का नष्ट होना इतिहास में एक विदारक घटना है, क्योंकि इतने भीषण तरीके से इतिहास में और किसी शहर का नष्ट नहीं हुआ। इसके बाद हम देखते हैं सूरत, जो कि पश्चिम का प्रवेश द्वार माना जाता है। आइए जानते हैं सूरत के बारे में और इसके इतिहास के बारे में। सूरत मुगल काल में कैबे यानी कि आज का खंबात और कुछ समय के बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया। सूरत और मुझ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से यात्रा पर रवाना होते थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था, जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखानों एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर सामानों को बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों यानी जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा ध्यान में रखने के लिए अनेक
विश्राम गृह बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक या फिर मिस्र के काहिरा हो या इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। हुंडिया एक प्रकार से घोषणा पत्र होता है, जैसे हम चेक कहते हैं या फिर कोई दस्तावेज कहते हैं, उस प्रकार से हुंडिया होता है। अधपतन प्रारंभ किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया। इसके कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई यानी वर्तमान मुंबई से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज भी सूरत एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है और भारत में सर्वाधिक हीरे का कारोबार सूरत से ही होता है और विश्व का लगभग 90% हीरे को चमकाने का काम सूरत से ही होता है। इसलिए सूरत आज भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। साथ ही हम जानते हैं अगले शहर के बारे में और देखते हैं मसूलीपट्टनम के इतिहास के बारे में। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए थे, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन या बंदरगाह बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहां का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमटी चेट्टियारों और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को धनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686 से 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेशों के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता थी कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिका भी अदा करें। कंपनी के व्यापारी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास यानी कि वर्तमान मुंबई, कोलकाता और चेन्नई चले गए। तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधःपतन प्रारंभ हो गया। आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही हम देखते हैं नए नगर और व्यापारी। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिम एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हॉलैंडवासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और बीरजी बूरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने 17वीं समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर किया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप में रंग और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पीजन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब
बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में मुंबई, कोलकाता और चेन्नई यानी मद्रास जैसे नगरों का उदय हुआ, जो आज के प्रमुख महानगर है। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम्स की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। साथ ही हम देखते हैं समुद्र के दौरान वास्को डी गामा के 4000 में से 2000 4 जहाज में से 2 जहाज नष्ट हो गए तथा 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। फिर भी वह सफल रहा भारत को खोजने में, वह सफल रहा मसालों का बाजार ढूंढने में, वह सफल रहा अपने राष्ट्र के लिए एक नया उपनिवेश तलाशने में। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं। वाणिज्यिक केंद्र यानी एक ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा व बेचा जाता हो। हुंडी, जैसे हमने पढ़ा था सूरत के विषय में, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं भी अन्यत्र वस्तु जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। गुमास्ता यानी यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी होते थे। साथ ही ब्लैक टाउन्स के बारे में भी हमने इस अध्याय में पढ़ चुके हैं। साथ ही दोस्तों, इस अध्याय से आपको सीखने को क्या मिला ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और साथ ही चैनल के एनसीईआरटी टेस्ट प्लेलिस्ट में जाकर आप इस अध्याय के टेस्ट दे सकते हैं और साथ ही यह समझ सकते हैं कि आप कितने गहरे पानी में हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो मनुष्य अपना क्रोध खुद ही झेल लेता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है, क्योंकि दूसरों पर गुस्सा उतारने से बेहतर है कि थोड़ी देर शांत रहकर अपने आप को समझा लेना कि गुस्से से कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर मिलेंगे अपने ही अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।